बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि तंजील साहब ने कुछ ऐसी बातें की और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मतलब जो है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालनी पड़ेगी, तब मैं अपने टॉपिक पे आऊँगा। इन्होंने जो इजाफी चीज़ें कहा कि आज चूँकि पर्शियन नहीं, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के मुंतज़मीन जो है, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं छाँव फाउंडेशन में आज आया। हालांकि इससे पहले मैं 10 मवाद को एक ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था और अफ़ान साहब और दूसरे लोग जो हैं, परवेज़ साहब से हमेशा बात होती रही, कभी आने का मौका नहीं मिला। ये बहुत एक खुशाइन बात है कि लोकल लेवल पे बहुत कम महदूद ज़राए के बावजूद जो है इतनी अच्छी तरीके से, हमारे एक दोस्त हैं वो ये कह रहे थे कि ऐसे तो बहुत सारे सोशल मीडिया में चैनल्स खुले और ये खुले वो खुले, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं द संवाद को इस इलाके का द हिंदू मानता हूँ। जिस तरह से द हिंदू का मकाम है पूरे इंडिया में, उसी तरह से इस खित्ते में, सीमांचल के खित्ते में, डॉक्टर जलीस कह रहे थे कि मैं द हिंदू मानता हूं। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस संवाद की पूरी टीम को और छाँव फाउंडेशन को कि उन्होंने इस तरह की चीज़ों का क़याम किया और ये पहला कदम है, मैं समझ रहा हूं। और जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल कर के ये एक तहरीक, ऐसी तहरीक हो जो सर सैयद की तहरीक की तरह जामे हो और इलाके की जो चीज़ें हैं वो तब्दील हों और सिर्फ लाइब्रेरी और इन चीज़ों तक महदूद ना रहें, अपना सारी चीज़ें, अपना दिशा खुद तय करें और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन भी देने की कोशिश करें। इन तमाम कोशिशों के लिए हम द संवाद और छाँव फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करते हैं। अब रही बात, तंजील साहब ने कहा फ़ारसी की पूरी ब्रीफ हिस्ट्री जो है उन्होंने बताया है बहुत अच्छे तरीके से कि महमूद गज़नवी से लेकर के 1833-35 तक जो है उर्दू लैंग्वेज नहीं था, मतलब पर्शियन लैंग्वेज था, उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। और कुछ कुछ स्टेट में उसके बाद जो आज लड़ाई, जैसे क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में लड़ी जा रही है इस्लाम, तो जो लड़ाई आज जम्मू कश्मीर में लड़ी जा रही है वो जॉब वगैरह के जो ये थे, तो फर्स्ट लड़ाई जो है 1883-84 में, जब कश्मीर के लैंग्वेज को, ऑफिशियल लैंग्वेज को पर्शियन हटा करके उर्दू किया गया था, तब कश्मीरियों और डोगरों को लगा था कि हमारे यहाँ की नौकरी जो है सारे पंजाब वाले ले जाएंगे, क्योंकि हमें उर्दू नहीं आती है और पंजाबियों को उर्दू आती है। तो उन्होंने लड़ करके ये अपने लिए ख़ास किया था। और आज जो आर्टिकल 370 या ये सब की वजह से कुछ हुआ है, तो इस बात पे वो लोग मुत्तफिक हैं अभी भी कि हम ये वाला हक़ तो एटलीस्ट नहीं जाने देंगे। तो कहने का गर्ज ये था कि पर्शियन जो है कश्मीर में और लेट ख़त्म हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज से, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि आज भी जैसे पहले पर्शियन था उससे कहीं ज़्यादा पैमाने पे मौजूद है। सिर्फ नज़रियात चेंज हुए हैं, देखने के नज़रियात चेंज हुए हैं, वरना पूरे बिहार में पर्शियन के पहले क्या कहते हैं कि 2 प्रोफेसर हुआ करते थे। आज आप देख रहे हैं सामने, पिछले 2-3 सालों में ही 29 का अपॉइंटमेंट हुआ है, पहले से 15-20 थे ही। और अलीगढ़ का भी मतलब 2-3 लोग हुआ करते थे, अभी 10-12 हैं। JNU में 3 लोग हुआ करते थे, 12-13 हैं। उसी तरह से हर यूनिवर्सिटीज़ में जो है टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। ख़ास तौर से उन जगहों पे जहाँ बेदारी है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आ रहे हैं। ये ज़बान व अदब के हवाले से अगर हम पर्शियन को देखें तो ज़बान व अदब के हवाले से पर्शियन न सिर्फ क्या कहते हैं कि एक हमारा अदबी मीरास है, बल्कि हमारा
हर इंडिया के जितने भी लैंग्वेजेस आपने बताया, सारे लैंग्वेजेस में उनके कुछ ना कुछ झलक, कुछ तराजिम, कुछ अल्फाज मौजूद हैं। अभी जैसे अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है कि अगर हम पढ़ेंगे तो इसका क्या हासिल होगा, तो उसका जवाब यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इतने ज़्यादा हैं कि मैं जब काउंसलिंग करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मैं कहता हूँ कि जिस रेशियो में आपकी सीट आती है उस रेशियो में स्टूडेंट्स नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ जो है इसमें कश्मीरी में आया था तकरीबन 15 सीट्स +2 के लिए, और पर्शियन में आया 9 सीट्स। कश्मीरी के पार्टिसिपेंट्स जो थे, जो फॉर्म आया था उसमें तकरीबन 25,000 के आसपास आया जो एंट्रेंस हुआ उसका, और पर्शियन के 400 आए। तो कहाँ ज़्यादा कंपटीशन है? कंपटीशन क्या कहते हैं दूसरी। उसी तरह से सोशियोलॉजी का था, ख़ास तौर से वो जो सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मुझे लगता है कि ज़बान और अदब पढ़ना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप जो हैं दूसरे जो पेपर्स हैं सोशल साइंस के, उसको पॉलिटिकल साइंस है या सोशियोलॉजी है या ये है, मैं नहीं कहता हूँ उनकी अहमियत कम है। इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी इसमें। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कुछ सीट्स आपको नेशनल आर्काइव में आएगा, वो सीट्स रिज़र्व होंगे फ़ारसी पढ़ने वालों के लिए। कुछ सीट्स आपको नेशनल म्यूज़ियम में आएंगे, उसमें लिखा होगा कि पर्शियन में डिप्लोमा हो या सोशल साइंस में उसका पीजी हो, या पर्शियन में पीजी हो, सोशल साइंस में ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या कुछ रहा हो। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। उसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे चूँकि एक ज़िंदा ज़बान की हैसियत से अभी ये हर जगह काम कर रहा है। आप देखेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं उसमें भी काफ़ी इनकी खपत है, लोग जा रहे हैं। अभी आज हमारे कुछ जूनियर्स हैं जेनपैक्ट में काम करते हैं और वो 80-90,000 रुपये मंथली उठा रहे हैं। क्या कर रहे हो? तो ट्विटर को चेक करते हैं। ईरान में जो ट्वीट हो रहा है उस ट्वीट को इकट्ठा करके उसको हम ये कर रहे हैं। तो इस तरह के जॉब्स की कमी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी जाते हैं, लेकिन बात वही है कि आप किस नहज से पढ़ते हैं, कहाँ तक आपकी रसाई है, कितनी आपने उसमें समझ पैदा किया है। तो और ख़ास तौर से जेएनयू का जो माहौल है, जब मैं गया जेएनयू में, तो आज भी अगर जेएनयू के क्लासेस में हम जाते हैं तो मेजॉरिटी जो है हमारे गैर मुस्लिम बरादरान होते हैं और क्या कहते हैं कि वो पढ़ते हैं। अभी जो पटना यूनिवर्सिटी में कल अपॉइंटमेंट ये हुआ, ज्वाइनिंग की है, उसमें भी हम लोगों की जूनियर थी, महमूद की क्लासमेट सुमन का ये हुआ है। उसी तरह से सुभाष का हुआ है, हम लोगों का जूनियर है मधेपुरा यूनिवर्सिटी में। हम लोगों के सीनियर थे मुकेश कुमार सिन्हा भागलपुर से, उनको पूर्णिया यूनिवर्सिटी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी ख़ास मज़हब या किसी ख़ास रिलीजन का ज़बान है। जो भी पढ़ रहा है और अच्छे से पढ़ रहा है उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो कहीं ना कहीं सेट हो रहा है। जहाँ तक रही आज का फ़ारसी अदब का अलग जगहों पे, मतलब जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो आम तौर से ये देखा गया है कि जहाँ हम बहुत पीछे हैं वहाँ वो लोग बहुत आगे हैं। आपको अलग अलग पर्सनालिटीज़ के नाम पे, जैसे आज हमने एक टॉपिक दिया कि शादी एज अ मोरल टीचर, शादी पे वहाँ अलग चेयर हैं, सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी पे एक अलग चेयर हैं, उमर ख़य्याम पे एक अलग चेयर हैं। तो इस तरह से आपको एक पर्सनालिटी पे रिसर्च का जो है पूरा एक चेयर मिलेगा जिस पे लोग सिर्फ उन्हीं पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह के ये हैं। तो मैं अभी इस पोजीशन में हूँ कि मैं ये नहीं कह सकता कि पर्शियन जो है मिट रही है या पर्शियन ये हो रहा है। अलबत्ता हमारी जो है जैसे हमारा मुश्तरका कल्चर ये रहा था कि हम
आम तौर से फ़ारसी पढ़ा करते थे, समझा करते थे, क्योंकि जो वो अदब हैं उस अदब का बहुत बड़ा हिस्सा हिकमत और क्या कहते हैं कि मोरल और एथिकल राइटिंग्स पे है। तो अलग से जैसे क्या कहते हैं यूरोप में, आज यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में, इवन अपने यहाँ देखा जा रहा है कि बच्चों के अंदर जो है तरबियत की कमी हो रही है। इस वजह से पेपर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मोरल और एथिकल के नाम पे। तो अगर ये लिटरेचर अगर स्कूल लेवल से ही बचा हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के डिपार्टमेंट या और पेपर्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती। तो ये तो रही बात थोड़ी सी क्या कहते हैं कि इनका फ्यूचर, पर्शियन लिटरेचर के फ्यूचर और पर्शियन लिटरेचर के बारे में कि अभी, और थोड़ा सा मैं इसमें इजाफा करूँगा कि जब हम फ़ारसी अदब के हवाले से बात करते हैं तो फिर हमारे जहन में जो सामीन हैं हमारे या जो भी लोग हैं उन्हें जहन में ये बात आती है कि ये वही ज़बान है जो सादी या हाफिज़ या मौलाना जलालुद्दीन रूमी बोला करते थे, लिखा करते थे, पढ़ा करते थे। आज के ज़माने से ये बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं है। आया क्या कहते हैं आज भी कोई है इसका पढ़ने और लिखने वाला? तो हम यहाँ एक क्लियरिफिकेशन देना चाहेंगे कि जितनी मतलब जो है लिटरेचर हमारा इस्लाम के बाद यानी जो प्रोड्यूस हुआ, यहाँ तक जो हम पहुँचे मॉडर्नाइजेशन तक, आज से 100-150 साल पहले तक जितनी लिटरेचर, 1000 साला लिटरेचर जो हम कह सकते हैं था, उससे ज़्यादा जो है आपको ये 100 साल में मिल जाएंगे। 100 साल में उससे ज़्यादा। उसकी कई वजूहात हो सकते हैं। उसकी वजूहात ये हो सकता है कि एक तो ये हो सकता है पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, दूसरी वजूहात ये हो सकती है कि टेक्नोलॉजी डेवलप किया। पहले एक कातिब 6 महीने में एक किताब लिखा करता था, अब जो है एक टाइप हुआ तो फ़ौरन लाखों की तादाद में छप गया। तो उसी तरह से मॉडर्नाइजेशन जब शुरू हुआ तो कोई भी फ़न जो हम दूसरे लिटरेचर में जैसे हिंदी साहित्य में या इंग्लिश में या और उर्दू में ये सब में देखते हैं, वो कोई ऐसा पहलू नहीं बचा जो क्या कहते हैं कि पर्शियन में मौजूद नहीं है। ख़ास तौर से वहाँ के जो राइटर्स हैं आज के डेट में या जो आज से 100 साल पहले थे, वो एक से एक थे। और उसकी एक ये मिसाल हो सकती है कि आम तौर से जो लिटरेचर हम जब बात करते हैं तो उसमें फिक्शंस, नॉवेल्स जो हैं, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा वगैरह सब शामिल होता है। तो आप एक ये ले सकते हैं कि मतलब जो है इंडिया की आबादी 140 करोड़ है। इतने लोगों के इसमें आबादी के बावजूद अगर एक दो छोटी छोटी कंट्री है उसको ज़्यादा ऑस्कर मिलता हो हमसे, हमारी बॉलीवुड से ज़्यादा ऑस्कर और क्या कहते हैं कि ईरान सिनेमा को मिल रहा है, तो इस तरह की चीज़ें भी मौजूद हैं। और बहुत सारे स्टोरीज़ जो हैं आम तौर से क्या कहते हैं कि आपको पर्शियन से आया, जो बॉलीवुड में फिल्में बनी उस पर, और ख़ास तौर से जो अभी हमारा ही एक आर्टिकल था इंटरेक्शन ऑफ बॉलीवुड एंड ईरान सिनेमा, तो जो राज कपूर की बहुत फेमस मूवी है संगम, वो कहीं कोई जिक्र नहीं करता है उसको कि ये पर्शियन शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। कहीं कहीं कोई नहीं, किसी को पता नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ का जो सबसे मशहूर राइटर, जो मॉडर्न राइटर रहा है, सादिक हिदायत की एक नॉवेल है, ये शॉर्ट स्टोरी है गिरदाब। उस गिरदाब पे बनी है वो मूवी पूरी। जैसे नेम चेंज किया गया है सिर्फ, वहाँ नाम बहराम और हुमायूं है तो यहाँ सुंदर और गोपाल है, और पूरी कहानी जो है कहीं से भी चेंज नहीं किया है, बिल्कुल ही सेम है। उसी तरह से आप अगर देखेंगे तो मतलब जो है एक मूवी आई थी ईरान में मजीद मजीदी की, आज से तकरीबन ये 97-98 में, जो फॉरेन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा ऑस्कर उसने लिया था, जिसका नाम है चिल्ड्रंस ऑफ हेवन इंग्लिश सब टाइटल में, और पर्शियन में उसका नाम है बच्चे हाय आसमान। अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक पे, जैसे मोरल एंड एथिकल राइटिंग्स ऑफ सादी शिराजी। तो पहले मैं ये ज़िम्नन जिक्र कर दूं
कि कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनको लोग हमेशा क्या कहते हैं कि एक मशाले राह की तरह ये करते हैं, चुनते हैं और उनके लिटरेचर को फॉलो करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, उसका ट्रांसलेशन करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनमें सबसे पहला नाम सबसे पहले अगर किसी के लिए बाब खुला तो वो सादी शिराज़ी के लिए खुला, जो पहली बार तर्जमा हुआ 1856, या मैं ये एग्जैक्टली ईयर में मिस कर रहा हूँ। वो ये कि उन्होंने उनकी सबसे पहले जो गुलिस्तान का तर्जमा हुआ वो इसमें फ्रेंच लैंग्वेज में हुआ। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि वो एक बाब बना, बाकी दुनिया के तमाम दुनिया के लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन होने का। इंडिया में सिर्फ तनहा इंडिया के तकरीबन 24 लैंग्वेजेस में उसके ट्रांसलेशन मौजूद हैं गुलिस्तान के। आप जिसमें बंगाली में खोजिए बंगाली में मिलेगा, कश्मीरी में खोलिए कश्मीरी में, पंजाबी में खोलिए पंजाबी में, हिंदी में, जिसमें जो भी लैंग्वेज खोलिए उसमें उनका तर्जमा आपको मिलेगा। बात करते हैं कि जैसे अदब की अगर बात हो रही है या अखलाक की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ जो मेयार है, जब हम मोरल टीचर की बात करते हैं तो सबसे पहले मोरल टीचर की बात आती है कि जो मोरल टीचर हैं वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सादी शिराज़ी को यूरोप वालों ने मोरल टीचर के नाम से मशहूर किया। इसलिए जब हम कभी टाइटल बनाते हैं या बोलते हैं सादी शिराज़ी एज अ मोरल टीचर आफ्टर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऐसे में मतलब जो है हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर वो क्या टीचिंग है जिसकी वजह से सादी पूरी दुनिया में मोरल टीचर की वजह से मशहूर हुए। तो उनके यहाँ जो लिटरेचर्स हैं, सादी के जो लिटरेचर्स हैं, आप चाहे गुलिस्तान पढ़िए, चाहे वो सितान पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़िए, वो सारी चीज़ें जैसे मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि सादी जो है उनका असली नाम है मुस्लिहुद्दीन मुशर्रफुद्दीन बिन अब्दुल्ला सादी शिराज़ी। सादी जो है वो तखल्लुस है उनका। लेकिन अबू बकर साद जंगी के ज़माने में जब वो पैदा हुए, ये ज़माना ऐसा ज़माना है जो उस वक्त तक तो एक टैग नहीं लगा था वर्ल्ड वार का, लेकिन वो वर्ल्ड वार ही कहिए। जैसे मंगोल हर तरफ अटैक कर रहा था। मंगोल का तो 1206 में पैदा हुए सादी शिराज़ी, और मंगोल का जो अटैक शुरू हुआ ईरान पे और इराक के कुछ खित्ते पे, तो वो शुरू हुआ था 1216 में। नहीं, ये ईस्वी, हिजरी है 600 कुछ समथिंग, 600 कुछ है। 604 में शायद सादी पैदा हुए और 611 वगैरह में मंगोल का ये शुरू हुआ है। तो बहरहाल वो ऐसा पीरियड है। सादी की ज़िंदगी को आम तौर से लोग जो है बोलते हैं कि 3 हिस्सों में बांटते हैं। डेथ हुआ है उनका 1292, तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं 6 और 92 तो कितनी एज हो जाती है, तकरीबन 86। तो 86 को आमतौर से लोग 90, कुछ राइटर्स 90 कहते हैं, कुछ 100 कहते हैं मुबालगा करके, लेकिन जो बेस्ट रिसर्च है उसके हिसाब से क्या है, ये 86 है। और आम तौर से जो राइटर्स हैं, तज़किरा निगार हैं, उनकी लाइफ को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक उनकी एजुकेशन, दूसरा क्या कहते हैं उनकी जहानबीनी, दुनिया को देखना, सफ़र, यहाँ वहाँ घूमना। उनके बारे में मशहूर है कि वो इंडिया भी आए थे सफ़र करके, और फिर इंडिया से क्या कहते हैं कि लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम लोगों ने तलाशने की कोशिश की है तो बहुत अथेंटिक नहीं लगता है कि वो सोमनाथ तक आए थे। फेमस शेर है गुलिस्तान का, कहा कि गिली खुशबू इधर हम्माम रोज़ी, रसी दस दस्त महबूबी बेदस्तम, बेदू गुफ्तम की मुश्की या आम्बरी, कि बुए दिल आवीज़ी तु मस्तम, गुफ्त मन गिली नाचीज़ हस्तम, वली मुद्दती बा गुल नशस्तम, जमाले हम नसी दर मन असर करद, वगरना मन हो मन खाकम की हस्तम।
इस शेर का मफहूम ये होता है, चूँकि ज़्यादातर सामीन यहाँ फ़ारसी जानने वाले नहीं हैं, और इत्तेफाक से परवेज़ साहब ने भी माजरत कर ली है कि 30 नंबर ही आया था मुझे मेरा, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि सादी ने कहा कि एक दिन मैं हम्माम में गया नहाने के लिए, तो एक दोस्त ने मुझे एक खुशबूदार मिट्टी दिया। तो उस खुशबूदार मिट्टी से मैंने पूछा कि क्या हो आप, मुस्क हो, अंबर हो, क्या हो? तो उसने बड़ी सिंपल जवाब दिया कि मैं मिट्टी ही हूँ, लेकिन मुद्दतों फूल की सोहबत में रहा हूँ। जमाले हम नसी दरमन असर कर, जो हमारे साथ बैठने वाले हैं उसकी खूबसूरती हमारे अंदर असर कर गई है, वरना मैं वो मिट्टी का मिट्टी ही होता। तो इस तरह की चीज़ें आपको सिखाता है। उसी तरह से दूसरी जगह आगाह करने के लिए कि आप बुरे लोगों के साथ बैठते हैं तो आपका क्या हश्र हो सकता है। तो इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से नूह अलैहिस्सलाम हम लोग एक पैगंबर मानते हैं, भगवान का अवतार है, तो उनको क्या कहते हैं, उनके बारे में एक शेर कहा उन्होंने, कहा कि पेसरे नूह बाबदन नशिस्त ख़ानदान नबूवतश गुम कर, सगे असहाब बेकहफ रूजी चंद पे मर्दुम शुद व आदम शुद। इसका मफहूम क्या हो गया? आदम गश्त। तो इसका मफहूम यह है कि नूह अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे वो बुरे लोगों के सोहबत में पड़ गए, तो उसकी नबूवत का ख़ानदान गुम हो गया, बर्बाद हो गया। वहाँ से नबूवत के ख़ानदान जो है चेंज हो गया, दूसरी तरफ नबियों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन एक कुत्ता जिसको क्या कहते हैं कि लोग बहुत बुरा मानते हैं, इस्लाम में उसको नजिस भी माना जाता है, लेकिन अच्छे लोगों असहाब कहफ के साथ रहा तो वो इंसान होकर के जन्नत में सिर्फ वही दिखाई देगा। तो ये सोहबत का असर है कि आप जो है किसके सोहबत में रहते हैं, किस तरह का बनना चाहते हैं। उसी तरह से आपको कहेगा कि मतलब जो है सादी दूसरी जगह का मुश्क आनस्ती खुद बबूयत न क्या तौर बबूयत, हाँ खुशबू वो है जो खुद फैले, न कि क्या कहते हैं कोई उसका जो है डिस्क्रिप्शन करे, मतलब कोई बताए कि भाई ये फलां है, ये अंबर है, ये गुलाब है, ये चमेली है, ये है। यहाँ एक चीज़ पोशीदा है कि लोग जो अपनी तारीफ खुद करते हैं, अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, उन्हें खुशबू फैलाने दीजिए, उनके अंदर क्या एबिलिटी है वो खुद लोग जान जाएंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं कि ये दूसरी जगह कहता है कि आप जो है अत्तार की दुकान पे जाइए, आप खुशबू खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, लेकिन उसका जो खुशबू है आपके रूह को मुअत्तर करेगा, आपकी सांसें खुशबूदार होंगी। आप लोहार के दुकान पे मत जाइए, आप चाहे ख़रीदें ना ख़रीदें, लेकिन उसका धुआं जो है आपका लंग्स को ख़राब करेगा, आप जो है क्या कहते हैं उससे ये नहीं कर सकते। इस तरह की बातें आपको इस लिटरेचर में सादी के यहाँ मिलेंगे। और चूँकि परवेज़ साहब ने कहा था कि मतलब जो है उनकी जो है कुछ शेर जो हैं वो यूएन के डोर पे भी लिखा गया है, तो मेरा अखलाकी फरीज़ा बनता है कि मैं उस शेर को भी सुनाऊं। वो एक शेर है जो क़यामे बशरियत यानी ह्यूमैनिटीज़ के बारे में है, इसलिए यूएन को अच्छा लगा कि ये शेर जो है यहाँ होना चाहिए सादी का। वो शेर है, बनी आदम आज़ाए यक दीगरन कि दर आफरीनस जयक गौहरन चु उज़वी बेदर्द औरद रोज़गार दिगर उज़वहारा न मानत करार तो कैस मेहनत दीगरान बेगमी न शायद की नामत नहन आदमी। जिसका मफहूम ये है कि जो पूरे नस्ल इंसान है, कोई जात बिरादरी नहीं, सब एक बॉडी का पार्ट जैसा है, एक जिस्म का हिस्सा जैसा है। अगर एक उज़्व को, उंगली को तकलीफ़ होती है तो पूरे बदन को तकलीफ़ महसूस होना चाहिए। अगर तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह है कि डिफेक्शन है। न शायद की नामत नहन आदमी, मुनासिब नहीं है कि आपका नाम आदमी या इंसान रखा जाए। आप जो है फिर इंसान कहलाने के लायक नहीं है, आपसे बेहतर तब जानवर है, आप नहीं हो, इंसान नहीं हो सकते। तो इसी तरह से जो है क्या कहते हैं कि तमाम चीज़ें जो है जो आपको मिलेंगे, चाहे वो
सादी के अलावा भी बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं, जैसे वो कहेंगे कि मतलब एक बहुत ही मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जिसको आज के डेट में यूरोप बहुत फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उसको। उन्होंने कहा कि अर्ज़ खुदा ख्वाहीम तौफ़ीक़ अदब, अर्ज़ खुदा ख्वाहीम तौफ़ीक़ अदब, बेअदब महरूम गस्तस फ़ज़ल रब। यानी हमेशा हम ऊपर वाले से अदब की तौफ़ीक़ मांगते हैं, यानी हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अदब अता फरमा, क्योंकि बेअदब जो है अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे अगर साहिब तबरीज़ी है, एक बहुत मशहूर शायर, वो कहता है कि खिस्त अव्वल गर नहद मेमार कश ता सुरैया मीर अवद दीवार कश। अगर आपने बच्चे की एजुकेशन अच्छे से नहीं की, आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर ये आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप जो है उससे अच्छा फल पाएंगे, वो आपकी बहुत खिदमत करेगा, तो ये आप गलत सोचते हैं। क्योंकि पहली ईंट जो रखी गई, उस ईंट को आपने टेढ़ा रख दिया, तो जहाँ तक आप इमारत ले जाएंगे वो इमारत टेढ़ी ही होगी। तो इसलिए उसकी तरबियत बचपन से ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। शादी की यहाँ ख़ास तौर से जैसे वो बहुत सारी जगहों पे ऐसे ज़िक्र करेंगे कि आपको लगेगा कि मतलब जो है ये आज के रिलेवेंट है, बिल्कुल आज ही इस तरह की चीज़ें आज के ज़माने में बिल्कुल होना चाहिए। और एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं ईरान के, मोहम्मद अली फ़रोगी, तो उन्होंने कहा कि मर्दुमन मी गुयन की शादी बेहमिन ज़बान इमरूज़ी किताब गुलिस्तान रा नविश्त वली इन इश्तबाह माँ मिथवानिम बेगोयीम की माँ हनूज बाद 700 साल अज पैरवी शादी जानमानदीम। जिसका मफ़हूम यह है कि वो ये कह रहा है कि जैसे आम तौर से लोग इतने मुतासिर होते हैं उनकी लिटरेचर को पढ़ करके, लोग कहते हैं कि शादी जो है ऐसा लगता है कि आज के डेट में आज ही के लिए इन चीज़ों को लिखा है, और आज से 700 साल पहले। लेकिन बल्कि वो ये आज की ज़बान में लिखा है। बिल्कुल ये सरासर गलत है। बल्कि ये कहना चाहिए कि हम लोग आज तक 700 साल के बाद भी शादी की पैरवी से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। तो इस तरह की चीज़ें, एक इतने बड़े स्कॉलर जो अफरा तफरी के आलम में ज़िंदगी गुजारा, जैसे ही क्या कहते हैं कि पैदा हुए उसके कुछ ही सालों बाद जो है क्या कहते हैं मंगोल का हमला ईरान पे शुरू हुआ। वहाँ से आप ये कह लीजिए कि जहानगर्दी, सयाही या मजबूरी, वहाँ से जो है वो निकल करके उनकी शादी शिराज़ी जो कहते हैं हम, शिराज़ एक जगह है ईरान में, आज भी बहुत हिस्टोरिकल जगह है। इस्लाम से पहले भी वो कैपिटल हुआ करता था, शासानियों का कैपिटल हुआ करता था। ख़ास तौर से हम लोग जो है कई बार जाना हुआ, तो इसलिए क्या जो है बहुत अच्छी तरह से तख्त जमशीद है और पासारगाह है, उर्स कबीर वगैरह का जो कतीबा, जो प्री इस्लामिक लिटरेचर्स मिलते हैं इस्लाम से पहले के, वो सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। तो उसी तारीख़ी शहर में पैदा हुए, वहीं पे दफन हुए, वहीं मज़ार हैं। लेकिन इन 86 साल के मुद्दत में तकरीबन ये 9-10 साल की उम्र में वहाँ से हिजरत करके शिराज से गए बगदाद की उस वक्त के जो सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी कह लीजिए या मशहूर ये निज़ामिया, जिनको क्या कहते हैं कि निज़ामुल मुल्क तूसी सल्जुकी दौर का एक बहुत बड़ा वज़ीर था, उन्होंने क़याम किया था। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो हम लोग यहाँ दर्स निज़ामी बोलते हैं, जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अब तक चला आ रहा है, ये तकरीबन 800 साल पहले की चीज़ें हैं जो निज़ामुल मुल्क तूसी ने क़याम किया था, कायम किया था। और वो इतना फेमस हुआ पूरी दुनिया के लिए, जिसको हम एजुकेशनली हब कहते हैं, जिसको हम जानते हैं आज की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मतलब जो है यूरोप डेवलप है और फलां डेवलप है, वो तमाम चीज़ें, कोई बात नहीं, ठीक है,
वो तमाम चीज़ें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आपको वहीं से मिलेगा। चाहे आप सादी शिराज़ी को देख लीजिए, ज़करिया राज़ी को देख लीजिए, या फिर क्या कहते हैं कि इमाम गज़ाली को देख लीजिए, जितने भी लोग हैं बड़े बड़े मशहूर लोग आपको मिलेंगे। जब ये नाम आते हैं तो हर एक जो है अपने अपने फील्ड के मतलब जो है क्या कहेंगे, अफलातुन अरस्तु, इससे कम हैसियत नहीं रखते हैं। अगरचे चूँकि हम उन्हें नहीं जान पा रहे हैं कि क्योंकि हमारी तालीम ऐसी नहीं हुई कि हम उनको समझ पाएँ और हम उनको जान पाएँ। अगर हमारी तालीम हो तो अफलातून और अरिस्टोटल से कम नहीं है ये। इनकी जो सोच है, इनकी जो बातें हैं, इनके जो कलाम हैं, इनके जो दावे हैं, वो तमाम चीज़ें आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे तराजिम होकर के, और दूसरे के नाम से भी मिल जाएंगे। आप धड़ल्ले से उसको शेक्सपियर के नाम से और फलां के जेम्स मोरिया के नाम से और इनके नाम से आप शेयर भी कर देंगे, क्योंकि आपको जो है उसका इल्म नहीं है कि ये असल में सच्चाई कहाँ से निकल कर के आई है, किस चीज़ को हम ये ट्रांसलेटेड वर्जन को किसी और के नाम से ये कर रहे हैं। फर्स्ट क्या कहते हैं कि जो है जिसको कहा जाता है कि ज़करिया राज़ी काशिफ़ अल-कोहल यानी कह लीजिए, जो पहला आदमी है दुनिया को क्या कहते हैं एनेस्थीसिया दिया, और जो है वो कौन है, ज़करिया राज़ी है। मेडिसिन पे उनकी 250 बुक्स हैं, 250 बुक्स ओनली मेडिसिन पे। वो कितने साल पहले, जितने भी नाम आप आजकल मेडिसिन में पढ़ रहे हैं वो सब उनके बाद के ही हैं इनफैक्ट। तो इसी तरह से मतलब जो चीज़ें हैं उनको हमारी लाइल्मी, और यूरोप चूँकि हमसे पहले ले गया सारी चीज़ें, और जो है उन्होंने किया। इसी दरस नज़ामी की बात है, इस यहीं से पढ़ करके, यानी कि सिर्फ मदरसा और टोपी पहना दिया। और जो दो चीज़ें, एक मैं अभी कहना चाहूँगा, मुबालगा नहीं होगी, कि जब हमारे ईरान जब हम रिफ्रेशर कोर्स के लिए गए थे तो एक बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं पयाम नूर यूनिवर्सिटी में, महदी सफ़री, उन्होंने कहा कि बदकिस्मती की बात ये है कि जहाँ इस्लामिक ये यूनिवर्सिटीज़ और ये इतना डेवलप कर गया था, इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था, अचानक इन मंगोलों से कैसे हार गया, क्योंकि हमारी दिशाएं चेंज कर दी गई थी। फिर हम जो है मजहबी इख्तलाफात में फंस गए थे, और मुनाजरा होता था, और जो है लड़ाइयाँ होती थी उलमा में, और जिसकी वजह से जो है हमारी जो पेशरफ्त थी, जो हमारी तरक्की थी, वो रुक गई। एक उन्होंने मिसाल दिया कि मंगोल ने जब जासूस छोड़ा, सिराज के पास जब क्या भेजा गया उन्हें कि पता लगाओ कि ये लोग मस्जिदों में करते क्या हैं जो जाते हैं, तो मस्जिद के बाहर जो बातें हो रही थी वो ये बातें हो रही थी कि किशमिश हराम है या हलाल है। क्या कहते हैं, खीर में डाल दिया अगर किशमिश तो उससे तो शक्र और मस्ती होती है, नशा होता है, तो वो हराम है कि नहीं है। तो जब उसका जासूस जाकर के वहाँ बताया मंगोलों को, बोला इस कौम को हारने से कोई बचा नहीं सकती है, जल्दी अटैक करो। तो जो हमारी पुरानी रवायतें थी, जो कुतुब खाने थे बगदाद के, कहा जाता है रवायतें आती हैं, हो सकता है उसमें कुछ मुबालगा भी हो, दजला और फरात जो है सिर्फ इंक से ब्लैक हो गया था, महीनों तक उसके पानी जो है ब्लैक रहा। तो ये हालत हुई और इस तरह की बर्बादियां हुई। उसके बाद जो है जैसे जैसे ये हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लासिकल लिटरेचर में हम मोरल और एथिकल देखेंगे। आपको जो है मॉडर्न लिटरेचर जो है, मॉडर्न लिटरेचर में भी इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। इनफैक्ट जब मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ तो मॉडर्नाइजेशन में आम तौर से जो है राइटर्स 3 हिस्सों में बट गए। एक वो थे जो बिल्कुल क्लासिकल स्टाइल को अपनाए हुए थे, दूसरे वो थे जो क्या कहते हैं कि आपको मियाना रो थे, दोनों चीज़ों को अपनाए हुए थे। तीसरी जो नस्ल थी वो बिल्कुल क्या कहते हैं कि लेफ़्ट लिटरेचर को पैरवी करते थे, और लेफ़्ट लिटरेचर पे वो जो है ज़्यादा तवज्जो देते थे, क्योंकि रसिया का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था वहाँ।
तो इस तरह के जो राइटर्स हुए आम तौर से जो है, जो उनके ज़रिए लेफ़्ट लिटरेचर के ज़रिए जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ ईरान में, उस पीरियड में ज़्यादातर जो है सोशल इशूज़ को, जैसे तंजील भाई ज़्यादा बेहतर बता सकते, जेएनयू में लोग जो है जला दो मिटा दो बोलते थे, क्योंकि आयशा से जुड़े हुए थे तो और इसीलिए उस लिटरेचर का अदबियात आतिशीन दिया गया वहाँ, और हिज़्ब तूदे के ज़रिए ये लिटरेचर ये किया गया। और एक बहुत ही हम लोग सभी जानते हैं, सब लोग बोलते हैं, फैज़ अहमद फैज़ के उस शेर को हम लोग कोट करते हैं कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। तो इसका इंस्पिरेशन भी ईरानी एक शायर है वहीं से है। एक शायर हुआ करता था जो बहुत रसिया का दिलदादा था और बहुत ज़्यादा लेफ़्ट लिटरेचर, आज़ादी और हमेशा आज़ादी की बातें करता था। उसका नाम है फ़र्रुख़ी यज़दी। तो फ़र्रुख़ी यज़दी से गवर्नमेंट इतना मतलब खफा हुआ, चूँकि गवर्नमेंट क्या कहेंगे, अनारकी थी, बिल्कुल बादशाह था। तो ज़ैगमुद्दौला ने उसे कैद भी करवाया और उसके होंठ भी सिलवा दिए। तो होंठ सिलवा दिए। तो ये इंस्पिरेशन जो है सेम पीरियड का है। और जो है फैज़ अहमद फैज़ जो है इधर, तो बोल के लब आज़ाद है तेरे, अभी तुम्हारा होंठ सिला नहीं गया है, बिल्कुल मतलब जो है। तो उसी तरह से एक और पोएट है जो बहुत ज़्यादा ईरान में इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिया था। उसको लोग आमतौर से फ़ारसी अदब के हवाले से बात करते हैं जब, तो उनको कहते हैं शायर आवारे अज़ वतन, अबुल कासिम लाहौती। ज़्यादातर वक्त जो है उन्होंने इनकलाब इस्लामी से पहले और उसके बाद भी रसिया में गुजारा, और ख़ास तौर से जो यूएसएसआर के अंडर में जो कंट्रीज थी, ताजिकिस्तान में गुजारा उन्होंने जलावतनी की। तो एक ऐसा जरखेज़ खित्ता जहाँ मतलब जो है आप लिटरेचर के हवाले से आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि फिर से मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमारी 140 करोड़ की आबादी, और आज की जो सेंसस है 2019 की ईरान की आबादी 8 करोड़ के आसपास है, मतलब 80 पॉइंट सम मिलियंस हैं। जो 2009 वाली थी उसमें 7.2 मिलियंस थे, यानी 7 करोड़ से कुछ, ये बिहार से भी कम। लेकिन लिटरेचर के मामले में बहुत ही रिच हैं। कोई भी गोशा आपको नहीं मिलेगा कि वो खाली रह गया हो। आपके पास क्या जो है लेफ़्ट तहरीक जो चली, उसके भी बहुत सारे आपको शॉर्ट स्टोरीज़ और फिक्शंस मिलेंगे, ख़ास तौर से बुज़ुर्ग अलवी, अली दश्ती। आपको जो हम आज के ज़बान में साइको एनालिटिकल लिटरेचर कहते हैं, जिसको फ़ारसी में रवान कावी के हिसाब से बयान किया जाता है, वो सादिक हिदायत और दूसरे लोग मिलेंगे। उसी तरह से क्या कहते हैं कि नावल वगैरह में मोहम्मद हिजाज़ी बहुत ही फेमस हैं। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे हैं, जाफ़र मुदर्रिस सादिकी। उसी तरह से जो है आज का जो सिनेरियो है अदबियात ज़नान जिसको बोलते हैं, वुमेंस लिटरेचर, फेमिनिज़म पे एक पूरी दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया है। जो फेमिनिज़म हम यूरोप के हवाले से हमें सौंपा गया था, उससे बिल्कुल हट करके ये लोग कहता है कि फेमिनिज़म नॉट अ कॉस्ट ऑफ इंसल्ट ऑफ मेन, मतलब जो है एहानत मर्दान लाजिम नीस्त माँ हक़ खुद मुनरो इजराम खुनी बेदून एहानत दीगरान। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कहते हैं कि हमें जो हक़ इस्लाम ने दिया है, अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ तिजारत कर सकती हैं, अगर क्या कहते हैं कि ये कर तमाम चीज़ विरासत में औरतों का हिस्सा हो सकता है, तो ऐसे में हमें कोई क्यों रोक सकता है। और हम उस हिस्से के लिए लड़ेंगे, उस तरह की बातें करेंगे, लेकिन ये नहीं कि मर्द को जलील करके। तो इस तरह की लिटरेचर्स नया कॉन्सेप्ट यूरोप को भी दिया, सबको दिया। ये इसमें बहुत फेमस लोग हैं, फ़र्रुख़ज़ाद है, परवीन तसामी है, शहरनूस पारशीपुर हैं। उसी तरह से क्या कहते हैं कि अभी जो
एक नया गुच्छा स्टार्ट हुआ जिसको आप यहाँ प्रेमचंद के से जोड़ करके देख सकते हैं। उसका नाम उन लोगों ने अदबियात रुस्ताई दिया। अदबियात रुस्ताई यानी विलेज लिटरेचर, गाँव के जो अदब हैं, और उन तमाम चीज़ों को उसमें झलकाने की कोशिश की गई जो एक गांव की तकलीफ़ और दिक्कत है। यानी अगर एक ज़मींदार, मतलब ज़मींदार तो नहीं कह सकते, अगर 5-10 बीघा ज़मीन के मालिक भी हैं लेकिन मजबूर हो रहा है कि वो शहरों में पलायन करके दूसरे के यहाँ मजदूरी करे और जा कर के पुल के नीचे अपनी ज़िंदगी बसर करे, तो इस तरह की लिटरेचर को उन लोगों ने नाम दिया अदबियात कारीगरान। अदबियात कारीगरान यानी मज़दूरों की, हाँ, कारीगरान, मज़दूरों की लिटरेचर। तो गर्ज़ ये कि ये जो जिस लिटरेचर के हवाले से हम बात कर रहे थे कि मोरल एथिकल राइटिंग्स ऑफ सादी शिराज़ी, वहाँ से लेकर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्हीं बातों पे हम जो है अब क्या कहते हैं अपनी इसको स्पीच को ख़त्म करेंगे। आप लोगों से यहाँ हमारे तमाम बुज़ुर्ग हजरात हैं और इनके सामने ज़्यादा तवील बोलना हमारे लिए बहुत इसकी बात है, और इन्हीं बीच में हमारे बुज़ुर्ग उस्ताद दिन रज़ा अख्तर साहब आए हुए हैं, और क्या कहते हैं कि उनसे भी हम लोग कुछ मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। और जो है वो भी अगरचे क्या कहते हैं कि वो साइंस के उस्ताद रहे, हमेशा ज़िंदगी भर साइंस पढ़ाए, लेकिन सरज़मीन अररिया, या जैसे हमने अपना जो एमफिल का काम किया था उसमें एक चैप्टर हमने रखा था इंडिजिनस एजुकेशन एंड लर्नेड फैमिलीज़ ऑफ ओल्ड पूर्णिया। तो ओल्ड पूर्णिया इसलिए जानबूझ करके मैंने रखा था कि उसमें पूर्णिया, किशनगंज और अररिया, कटिहार सब शामिल हो जाएं। उसके हवाले से जो फ़ारसी अदब का काम हुआ था उस पर हमने एक चैप्टर लिखा था। तो उसमें किशनगंज के भी लोग आ गए थे। तो हम ये कहेंगे कि अभी जो सरज़मीन पूर्णिया में कुछ सितारे हैं, उन सितारों में से दिन रज़ा अख्तर साहब भी हैं, जिनके कलाम हमें हमेशा फेसबुक के ज़रिए और दूसरे ज़रिए से मिलता है, और हम हमेशा अल्लाह से दुआ गो हैं कि उनके शान कलम को हमेशा बाक़ी रखे और इसी तरह हमें मुस्तफ़ीज़ करते रहें। तो मैं माइक जो है